1 नवंबर यानी वो तारीख जब साल 2000 में भारत के मानचित्र पर उभरा था एक नया राज्य जिसका नाम था छत्तीसगढ़। अब इस नई धरती को बने 25 साल पूरे हो चुके हैं। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया भी। मगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में केवल इन 25 सालों का नहीं, बल्कि ये उस दशक से अपनी पहचान गढ़ने में लगा है जब से राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। आइए जानते हैं इस यात्रा की कहानी, जिसमें है विकास, संघर्ष और माटी की महक। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में छत्तीसगढ़ का नाम गरिमा और सम्मान के साथ लिया जाता है। ये वो भूमि है जहाँ की संस्कृति मिट्टी में रची बसी है, परंपराएं जीवन का हिस्सा हैं और प्रकृति स्वयं लोक गीतों का रूप ले लेती है। घने वनों, कल कल बहती नदियों, प्राचीन मंदिरों और लोक कला की मधुर गूंज के बीच बसता है छत्तीसगढ़। एक ऐसा प्रदेश जो अपने भीतर इतिहास, आध्यात्म और लोक जीवन की अनूठी समृद्धि समेटे हुए है। आधुनिक भारत के राजनीतिक मानचित्र पर छत्तीसगढ़ आज एक सशक्त और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित है, पर इसका ये स्वरूप सदियों की यात्रा, संघर्ष और लोगों के अथक प्रयासों का परिणाम है। ये कहानी केवल एक राज्य के निर्माण की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और जन भावनाओं के उदय की है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। मौर्य, गुप्त, कलचुरी और मराठा जैसे अनेक राजवंशों ने इस भूमि पर शासन किया और प्रत्येक कालखंड ने छत्तीसगढ़ की पहचान को एक नई दिशा दी। छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मराठा शासन काल में मिलता है। सन 1795 में ये नाम आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज हुआ। माना जाता है कि इस नाम की उत्पत्ति यहाँ स्थित 36 प्राचीन किलों से हुई थी, जो कभी इस क्षेत्र की सुरक्षा, गौरव और समृद्धि के प्रतीक हुआ करते थे। हालांकि इसके साथ कई लोक कथाएं भी जुड़ी हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों से है। छत्तीसगढ़ ने उन तमाम परंपराओं को अपने अंदर संजो कर रखा हुआ है जो कहीं न कहीं इतिहास में विलुप्ति के कगार पर है। छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी ने कई राजवंशों और सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत के विविधताओं को अपने अंदर संजो कर रखने में महारत भी हासिल की है। छत्तीसगढ़ के हर विकास के पथ के पीछे वो गहरी इतिहास की जड़ें हैं जिसने छत्तीसगढ़ को सम्मान दिलाया है। तो छत्तीसगढ़ सिर्फ एक सीमाओं का राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ वो जीवंत गाथा है जिसने अपने अंदर संस्कृति, सभ्यताओं और परंपराओं को संजो कर रखा है। इसी तरह यूं ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को विश्व में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है। यहाँ का लोक नृत्य, लोक संगीत, चित्रकला, लोक देवताओं की आराधना, हर तत्व ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की आत्मा यहाँ रह रहे लोगों की सादगी, मेहनत और संवेदनशीलता में बसती है। ये प्रदेश हमें याद दिलाता है कि राज्य केवल सीमाओं से नहीं बनते, वे बनते हैं अपने लोगों के सपनों, संघर्षों और विश्वास से। 18वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र मराठा शासन के अधीन आया था। मराठाओं के प्रभाव काल में यहाँ प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अनेक आयाम देखने को मिले। अगले 44 वर्षों तक ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का अभिन्न हिस्सा रहा, लेकिन यहाँ रह रहे लोगों के मन में अपनी अलग पहचान, संस्कृति और परंपरा को लेकर एक गहरी आकांक्षा निरंतर धड़कती रही। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग कोई अचानक उपजी आवाज नहीं थी। ये उस भावनात्मक और सामाजिक चेतना का परिणाम था जो यहाँ की मिट्टी, लोक संस्कृति और जनता के आत्मसम्मान में गहराई से रची बसी थी। साल 1920 के दशक में ही इस विषय पर राजनीतिक विमर्श प्रारंभ हो चुका था। समय के साथ ये जनभावना आत्मगौरव का प्रतीक बन गई। ये विचार धीरे धीरे गांव की चौपालों और सामाजिक संगठनों तक फैलता गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने महसूस किया कि अपनी विशिष्ट संस्कृति, बोली, परंपराओं और सामाजिक संरचना को संजोने के लिए एक अलग राज्य का गठन आवश्यक है, जहां विकास स्थानीय आवश्यकताओं और जनभावनाओं के अनुरूप हो सके। छत्तीसगढ़ की धरती सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि यहाँ के जीवंत संस्कृति की आत्मा है। राज्य बनने की कहानी इसी भावना से जुड़ी हुई है। यह जो मांग थी वो राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो भाषा है उसे सहेजने की एक पुकार थी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में अनेक विभूतियों के नाम जुड़े हुए हैं। इन विभूतियों ने अलग राज्य के गठन के लिए समय समय पर कई प्रस्ताव रखे। इनमें से कुछ प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
दोनों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया। ये कदम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। विधानसभा से समर्थन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने आगे की प्रक्रिया को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने वर्ष 1998 में नए राज्य की रूपरेखा पर कार्य प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ, जिसे 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके साथ ही 1 नवंबर 2000 को नया राज्य छत्तीसगढ़ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। ये भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग जब तेज हुई तो इसकी आवाज केंद्र सरकार तक गूंजने लगी। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तुम मुझे 11 सीट दो और मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ दूंगा। बस ये वही समय था जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन की जो राह है वो तय हो गई। राज्य की राजधानी रायपुर घोषित की गई। ये दिन छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोगों के लिए खुशी, गर्व और नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। राज्य की स्थापना के बाद से हर साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये पूरे प्रदेश की पहचान और एकता का प्रतीक है। राजधानी रायपुर में ये उत्सव 5 दिनों तक चलता है। इस दौरान छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और खान पान का शानदार प्रदर्शन होता है। प्रदेश के सभी जिलों से कलाकार, शिल्पकार और किसान इस मेले में भाग लेते हैं। लोग पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि हम सब छत्तीसगढ़िया एक हैं और अपने राज्य पर गर्व करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि यहाँ के लोगों के आत्मसम्मान और उनकी एकता की जीत थी। आज राज्योत्सव इसी बात की याद दिलाता है कि जनशक्ति, एकता और कड़ी मेहनत से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की धरती की असली पहचान उसकी जनजातियां हैं। गोंड, मुरिया, हल्बा, उरांव, बिंजवार, कमार, पहाड़ी कोरवा जैसी सैकड़ों जनजातियां यहाँ सदियों से प्रकृति के साथ जीवन जी रही हैं। इन जनजातियों ने अपने अधिकार, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की आत्मा को समझना है तो उसके त्योहारों और लोक कला में देखिए। पंथी, कर्मा, सुआ नाच, दीवारी, बस्तर दशहरा, ये परंपराएं सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि पहचान है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने भी अपनी अलग जगह बनाई है। भूलन दमेज जैसी फिल्मों ने देश भर में नाम कमाया। कलाकार, साहित्यकार और लोक गायक सब अपनी मिट्टी की आवाज को नए मंचों तक पहुंचा रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ ने 25 साल में ऐसा बहुत कुछ खोया जिसे वापस पाया नहीं जा सकता। 25 साल पूर्व छत्तीसगढ़ विकास यात्रा की पगडंडियों में पहाड़ी की ऊंचाइयों पर बढ़ते हुए प्रकार से भटक रहा था और बातें सब जनता कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन इतना निश्चित था कि हर के मन में था कि हमारा छत्तीसगढ़, हम कैसा करें, किस प्रकार राज्य बने। और हम सभी लोगों ने विचार किया था कि जब तक छत्तीसगढ़ के राज्य नहीं बनेगा तब तक इसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जो 25 साल का जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है, हमको संघर्षों के बाद हर्ष के रूप में मिला है। अब इस हर्ष को हम किस ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं यूपी के दायित्व के अनुकूल, इसको हमको देखना होगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन छत्तीसगढ़ जो है विश्व के एक श्रेष्ठतम राज्यों में से गिना जाएगा, भारत में तो गिना जाएगा। क्योंकि इस स्थिति में हर दृष्टि से बताया ना कि सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक धरोहर और हर राजवंशों का यहाँ पे शासन रहा। तो कलचुरियों का लगभग 775 1800 रहा। एक से गौरव है कि चर्चा करेंगे आपसे, साहित्यिक है, आर्थिक सब। पर जब तक आप बौद्धिक या साहित्यिक गौरव को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में देश का कहीं हित नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ का संघर्ष तो वैसे 19वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ, भावना तो जग गई थी, 19वीं शताब्दी बाद शुरू हुआ। और पंडित सुंदर सर में छतरी दान लिया, छतरी ये और लिख करके उन्होंने एक प्रकार शुरुआत की। लोचन पांडे ने शुरुआत की, बाद में फिर राजनीति करने से लोग अपने अपने नाम जोड़ते गए। हमारे तो वैसे होते रहा, लेकिन काफ़ी संघर्ष लगा। होता यह था कि जो भी शासन था वो नहीं चाहता था कि एक और विकास की तस्वीर है तो दूसरी ओर कई धुंधली परछाइयां भी हैं। माओवाद अब भी राज्य के कई हिस्सों में चुनौती बना हुआ है, खास तौर पर बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में। बीते 25 सालों में हजारों सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक इस हिंसा के शिकार हुए। सरकार ने लोन वर्राटू जैसी योजनाएं चलाकर नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने का मौका दिया, लेकिन ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है।
हालांकि इसकी डेडलाइन 2026 में तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्ष के बाद नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर है। विशेष रूप से सभी सरकारों ने काम किया, मैं नहीं कहता किसी ने कम किसी ने ज़्यादा किया, सभी सरकारों ने काम किया, परंतु अभी डबल इंजन की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, माननीय अमित शाह जी की रणनीतियां और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन, इसके माध्यम से सभी पूरी टीम ने काम किया है और एक निर्णायक मोड़ पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। मैं सोचता हूं कि बिल्कुल निर्धारित समय में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से पूर्णतः समाप्त होगा। धान खरीदी से न केवल किसान समृद्ध हुए बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। बिजली, परिवहन और गोदाम निर्माण में बड़ा विस्तार हुआ। बस्तर और सरगुजा जैसे दूर दराज इलाकों में भी धान खरीदी केंद्रों ने एक नई उम्मीद दी। धान ने छत्तीसगढ़ की पहचान को आकार दिया है और इसी धान से राज्य ने अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। तो वहीं छत्तीसगढ़ को सरप्लस स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, यानी छत्तीसगढ़ बाहरी राज्यों को बिजली सप्लाई करता है। छत्तीसगढ़ ने अनेक सेक्टर में नए आयाम हासिल किए, मगर छत्तीसगढ़ ने इन 25 सालों में क्या कुछ खोया, ये भी सुनिए इन वरिष्ठों की जुबानी। देखिए 25 साल हो गए हैं राज्यों को बने, और राज्य जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ उस समय तक जो है राज्य बहुत पिछड़ा था। मतलब हमारे साथ जो मध्य प्रदेश में सौतेला व्यवहार हुआ वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज्य बनने के बाद जो हमारा छत्तीसगढ़ है, जो रत्नगर्भ वसुंधरा है, हमारे प्रदेश में क्या नहीं मिलता। देखिए लोहे के तो खदान नहीं, पहाड़ है हमारे यहाँ लोहे के। दुनिया में खदानें होती है, हमारे यहाँ पहाड़ है। कोयले की खदानें हैं, टिन है, फिर चूना पत्थर जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे सारी नामी गिरामी सीमेंट कंपनियां हमारे रायपुर जिले में ही है। बलौदाबाजार अब अलग जिला बन गया। क्या नहीं है, वन संपदा प्रचुर है। एनर्जी में हम सरप्लस एनर्जी स्टेट है, हम दूसरे स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हैं बिजली। धान का कटोरे में जो है अब लीची भी उग रही है और क्या कहना चाहिए, काजू और चाय भी उग रही है, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इस 25 साल में छत्तीसगढ़ की रही है तो वो इस साय सरकार में रही है, वो है नक्सल मुक्त होने की। नक्सल मुक्ति के मामले में जो है छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। हालांकि उनको जो है सपोर्ट जो है केंद्र सरकार से मिला। अमित गृह मंत्री जो है अमित शाह है, उनके तो प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट था कि हम छत्तीसगढ़ को और सारे देश को नक्सल मुक्त कर देंगे, तो उसमें कमिटमेंट है उनका और उसमें वो पूरा कर रहे हैं। इस मामले में बहुत बेहतरीन काम किया है। ये एकमात्र उपलब्धि हम इसको जो है गर्व से बता सकते हैं। देखिए राज्योत्सव उत्सव मनाना बहुत हमारे लिए भी शान की बात है कि हमारे राज्य का आज जो है जन्म हो रहा है। जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बना, अब बिजली जब 24 घंटा मिलना प्रारंभ हुआ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही, जिससे हमारी इंडस्ट्री के साथ ही साथ एग्रीकल्चर के साथ ही साथ ऐसे छोटे छोटे जो सूक्ष्म उद्योग हैं उसको भी लाभ मिला। लेकिन इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। किसानों को जो छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो बिजली दिया गया है कनेक्शन, उसमें उसको 24 घंटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा सड़कों का जाल, नक्सली समस्या का जिस तरह से समाधान होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में जो जीडीपी है जो ग्रोथ करता रहा, जिसमें ये बजट बतला रहा है कि किस तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। और चहुमुखी विकास ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट भी बना, स्टेडियम भी बना, तो हम नई राजधानी भी बनी। तो विपुल पैमाने पर ग्रामीण विकास से लेकर के अर्बन एरिया तक या फिर रोजगार के ऊपर जो काम हुआ वो काबिल तारीफ है और गर्व होता है। सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर ये प्रदेश बना तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी। लेकिन विभाजन के वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता होने से नए राज्य का पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस से तय था। मुख्यमंत्री की दौड़ में दो बड़े नाम अजीत जोगी और विद्याचरण शुक्ल थे। एक ओर अनुभव के धनी विद्याचरण शुक्ल तो दूसरी ओर गांधी परिवार के करीबी आईएएस से नेता बने अजीत जोगी। आखिरकार कांग्रेस आला कमान ने जोगी पर भरोसा जताया और छत्तीसगढ़ को मिला उसका पहला मुख्यमंत्री। ये थी जोगी युग की शुरुआत। साल 2003 में छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहली बार सत्ता परिवर्तन का साल आया। छत्तीसगढ़ में जोगी युग के बाद रमन युग की शुरुआत हुई। रमन सिंह बने मुख्यमंत्री और पहली बार किसी डॉक्टर ने संभाली राज्य की बागडोर। गरीबों, किसानों और आम जन को केंद्र में रखकर रमन सिंह ने राज्य की दिशा बदली। 2004 में 1 किलो चावल की योजना शुरू हुई।
जिसने उन्हें बना दिया चावल वाले बाबा। लेकिन रमन काल केवल चावल तक सीमित नहीं रहा। इसी दौर में शिक्षा और संस्थागत विकास के नए अध्याय लिखे गए। राज्य को मिले एम्स, NIT, IIT, IIT जैसे बड़े राष्ट्रीय संस्थान, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को शिक्षा मानचित्र पर एक नई पहचान दी। ये वो दौर था जब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, योजनाएं और नक्सल मोर्चे पर सख्त नीति सब एक साथ आगे बढ़े। इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई, क्योंकि वो जब भी यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट दिए, स्थायी सरकार दिए। हमारे ही साथ अन्य जो झारखंड रहा या फिर उत्तराखंड, वहाँ इस्टेब्लिश गवर्नमेंट का अभाव रहा। तो राजनीतिक सफर के दृष्टिकोण से देखें तो अजीत जोगी जी तो मध्य प्रदेश से अलग हुए थे, उसके बाद वो CM बने थे। अब वो पहले चुनाव में गए तो उनकी पार्टी चुनाव हारी, और डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार उनके नेतृत्व में 3 बार बीजेपी सत्ता में आई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी रही। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी बात रही है, कोई भी गवर्नमेंट रही, सामाजिक रूप से एकता जो दिखाई दी, समरसता दिखाई दी, ये काबिल तारीफ रहा। और छत्तीसगढ़ में सैकड़ों फूलों को, जिसमें भी प्रतिभा है, उनको खिलने का अवसर मिला है। जहाँ तक भूपेश जी की हम बात करें तो वो जिस तरह से अपने कार्यकाल में जो छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, तीज त्यौहार को भी एक प्रकार से उसमें सिग्नेचर किए, और वो आज वो बरकरार है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य प्रांतों का भी जो तीज त्यौहार है उसका भी सम्मान किए। विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, इसमें मैं OP चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो भविष्य का जो छत्तीसगढ़ है, उसके लिए उनका जो विज़न है, और विज़न में जिस तरह से वो साफ शब्द में बोले कि छत्तीसगढ़ का विकास सिर्फ छत्तीसगढ़ के रिसोर्स से नहीं हो सकता, हमें अन्य रिसोर्स को भी पैदा करना है। तो ये विज़न बहुत अच्छा है, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आज तो 25 साल का है छत्तीसगढ़, भविष्य में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के साथ छत्तीसगढ़ अपने आप को समाहित कर लेगा। और चाहे कोर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, या फिर हम कह सकते हैं कि निवेश हो, ये छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। और नक्सली समस्या अगर समाप्त हो जाती है तो पर्यटन के दृष्टिकोण से इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर बस्तर हो सकता है। साल 2008 से 2013 तक छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे निर्णायक काल रहा। एक ओर रमन सिंह की लोकप्रियता शिखर पर थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए संघर्षरत। और तभी 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में गोलियों का शोर गूंजा। नक्सलियों ने अंजाम दिया उस हमले को जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति की आत्मा हिला दी। कांग्रेस की पहली पंक्ति के दिग्गज विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और 30 से ज्यादा नेताओं की हत्या कर दी गई। प्रदेश की राजनीति के लिए ये किसी तूफान से कम नहीं था। कांग्रेस की रीढ़ टूट चुकी थी, लेकिन सवाल जो अब तक जिंदा है कि क्या ये सिर्फ एक हमला था या सियासी साजिश का अंधेरा। 2013 का साल छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज भी काली स्याही से लिखा जाता है। नक्सलवाद जब हावी हुआ तो हमने गांव के गांव को देखे, लोगों को जो है सलवा जुड़म जब आंदोलन चालू हुआ, जब सलवा जुड़म में रहते थे तो नरसंहार देखा, नक्सलियों का आतंक देखा। हरी भरी जो बस्ती थी, हरी भरी जो धरती थी बस्तर की, वो खून से लाल होते देखा हमने। उसके बाद फिर झीरम में ही एक जो है नक्सल का जो तांडव हुआ, उसमें कांग्रेस की जो लीडरशिप की जो पहली लाइन थी, बड़े बड़े नेता विद्याचरण शुक्ला जी और महेंद्र कर्मा, अनंत कुमार पटेल, ये सारे शहीद हो गए। तो वो भी एक दौर देखा। फिर राजनीतिक हत्या का भी हमने दौर देखा। राम अवतार जग्गी की पहले ही जो सरकार में हत्या हो गई थी। तो ये सब चीज़ें जो है, हमने बहुत सारी चीज़ें खोई है। हमने छत्तीसगढ़ की जो भाईचारा जो है, देखिए छत्तीसगढ़ का भाईचारा अमूमन सारे देश में माना जाता था कि जब सारी जगह तनाव रहता था, छत्तीसगढ़ अछूता रहता था। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था। लेकिन पिछले साल देख लीजिए, पिछले कार्यकाल में बेमेतरा का मामला हो या कवर्धा का मामला हो, तो हम धीरे धीरे हम दूसरे राज्यों की तरह जो है वो सद्भाव को खोते जा रहे हैं, शांति और प्रेम को खोते जा रहे हैं, भाईचारे को खोते जा रहे हैं। 2013 का चुनाव दर्द और सहानुभूति की लड़ाई थी। झीरम घाटी के जख्म ताजा थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद बस्तर पहुंचे, शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि दी। जनता के बीच कांग्रेस के लिए भावनात्मक माहौल बना, लेकिन बीजेपी ने इसे भावना नहीं, काम की लड़ाई बना दिया। गांव, गरीब और किसान का नारा गूंजा।
और बीजेपी ने फिर दमखम से चुनाव लड़ा और नतीजा वही रहा कि जनता ने स्थिरता को चुना। 49 सीटों के साथ बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता संभाली। रमन सिंह अब छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्रीय चेहरा बन चुके थे, तो वहीं कांग्रेस में नई पीढ़ी उभर रही थी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जैसे नेता धीरे धीरे कांग्रेस का भविष्य बन रहे थे। ये वो समय था जब परिवर्तन की नींव चुपचाप रखी जा रही थी। लेकिन सत्ता के तीसरे दौर में विकास के साथ विवाद भी चले। योजनाओं की चमक के पीछे छिपे रहे अरबों के घोटाले, नान और पीडीएस घोटाले ने रमन सरकार की साख पर दाग छोड़ा। कांग्रेस ने संगठन को नई ऊर्जा दी और भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राज्य की राजनीति में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी और साल 2018 में छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। 15 साल पुरानी सत्ता हिल गई। अब जनता ने अपना जनादेश सुनाया कि वक्त अब बदलाव का है। कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ शानदार वापसी की और बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। ये केवल चुनाव नहीं था, बल्कि जनता के भरोसे का फैसला था। कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह थी किसानों और युवाओं से किया गया वादा, कर्ज माफी, धान की उचित कीमत और रोजगार की गारंटी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस को जनता से जोड़ा और अपनी जय वीरू जोड़ी से जनता का दिल जीता। लेकिन सत्ता के भीतर 2.5 साल का फॉर्मूला धीरे धीरे सिर उठाने लगा। देखिए, पहली सरकार जो है वो निर्वाचित सरकार नहीं थी, पहली सरकार थी मनोनीत सरकार। उस समय मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस का बहुमत था, उस हिसाब से बहुमत के आधार पर यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और तमाम दावेदार जो थे उस समय मुख्यमंत्री के बड़े बड़े नेता थे। विद्याचरण जी शुक्ल थे, श्यामाचरण जी शुक्ल थे, फिर रविंद्र चौबे भी मध्य प्रदेश सरकार में बड़े मंत्री थे, चरणदास महंत थे, बहुत सारे लोग थे और रामचंद्र सिंहदेव भी थे, महंत कर्मा भी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इन सबको छोड़ के जो है हाईकमान की जो है पसंद जो थी वो अजीत जोगी थी। तो अजीत जोगी के साथ ना उस समय विधायक थे, ना यहाँ का जो स्थानीय जो कार्यकर्ता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है वो सत्ता के साथ तो सब लोग रहते हैं, उनके साथ भी थे। लेकिन उसी समय वो नेता के साथ साथ एक अफसरशाह भी थे। तो उस समय अफसरशाही जो हावी हुई वो बहुत खतरनाक स्तर पर रही और अफसरशाही का ही वो एक दौर था जिससे कार्यकर्ता जो है उनसे छूटता गया। वरना ये छत्तीसगढ़ जो है राज्य बनने के पहले से लेकर ये कांग्रेस का गढ़ था। तो कांग्रेस का गढ़ होने के नाते परंपरा में इनको सरकार मिली थी, लेकिन उस विरासत को जोगी जी जो है वो संभाल नहीं पाए। जब जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी लोकप्रियता जिस ढंग से बढ़ी, एक जो मतलब आम आदमी की जो उन्होंने अपनी जो इमेज बनाई थी, ग्रास रूट लेवल पर जाकर लोगों से मिलना और सारे लोगों से बात करना, तो ऐसा लगने लगा था कि वो अपराजय है, वो 25-30 साल तक नहीं हटेंगे। दुर्भाग्य से बहुत सारी घटनाएं घटी, राजनीतिक हत्या हुई। लेकिन उसके बाद रमन सिंह की सरकार आई, तब ऐसा लगने लगा कि नहीं चलो अब ये पहली निर्वाचित सरकार है, ठीक होगा। और उन्होंने काम शुरू भी किया। लेकिन रमन सिंह को भी जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के जो दूसरे जो स्थापित नेता थे वो शायद पचा नहीं पा रहे थे और वो जो उनके जो पार्टी का आंतरिक मामला भी था, आंतरिक कलह भी बहुत थी। तो उसको समझते समझते और धीरे धीरे ठिकाने लगाते लगाते रमन सिंह का वो कार्यकाल बीता। लेकिन उस कार्यकाल में विकास जो है उसने रफ्तार पकड़ ली थी। दूसरे कार्यकाल में बहुत शानदार विकास रहा और सड़कें जो है, स्कूल और जो है क्या कहना अच्छे अस्पतालों का जाल बिछा। तीसरे कार्यकाल में रमन सिंह की सरकार में भी फिर अफसरशाही हावी हुई और उस कार्यकाल में जो है कांग्रेस की जो अंतर्कलह थी वो भी बढ़ते चले गई। पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जो जोगी जी थे वो बाद में हट गए थे, तो उनको फिर उन्होंने जिस तरह से विद्याचरण जी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको कॉर्नर किया और विद्याचरण जी को मजबूरी में जो पार्टी छोड़ना पड़ा, वैसा ही कुछ व्यवहार जो है भूपेश बघेल और एंड कंपनी ने उनके साथ किया। तो फिर जोगी जी भी फिर कॉर्नर हुए, जोगी जी ने अपनी पार्टी बनाई, वो अलग हुए। तब 2-3 प्रयोग के बाद भूपेश बघेल को जो है प्रदेश संगठन की कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंपी और भूपेश बघेल ने जो तब तक जो है लगभग मृत प्राय हो चुकी कांग्रेस में प्राण फूके। भूपेश बघेल ने उस अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में बहुत मेहनत की, ना केवल विधानसभा के अंदर बल्कि विधानसभा के बाहर भी उन्होंने जो है रमन सिंह की सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर मौके पर उनका विरोध बहुत ज़बरदस्त होता था और हमेशा मतलब ऐसा नहीं होता था कि जब भूपेश बघेल का कोई कॉल होता था तो मुख्यमंत्री निवास को छावनी बना दिया जाता था। तो एक समय था कि भूपेश बघेल ने मेहनत की, लोगों को उन्होंने उठाया, जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ा, संगठन को खड़ा किया और उनका जो मास्टर स्ट्रोक था धान का समर्थन मूल्य, वो उनको सत्ता तक पहुंचा दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव बढ़ा। भूपेश बघेल बने मुख्यमंत्री तो सिंहदेव को दिया गया अहम मंत्रालय, लेकिन बयानबाजी और मतभेद बढ़ते चले गए। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया
और कांग्रेस अंदरूनी खींचतान में उलझी रही। 2023 का चुनाव एक बार फिर रोमांच से भरा हुआ था। कांग्रेस पर पीएससी घोटाले, भ्रष्टाचार और योजनाओं में धांधली के आरोप लगे, तो वहीं बीजेपी लेकर आई मोदी की गारंटी। केंद्र की नीतियों और काम पर भरोसे के साथ जनता के बीच उतरी, जिनका जनादेश साफ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ और नए नेतृत्व के पक्ष में विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ को मिला नया मुख्यमंत्री, सहज, सरल और अनुभवी चेहरा। और 25 साल पूरा कर चुका ये प्रदेश एक नए राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ चला है। तो यही था छत्तीसगढ़ के निर्माण का सफर, और जिस तरह से अपने ही लोगों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपने अस्तित्व की कहानी लिखी। तो अब आने वाले सालों में ये छत्तीसगढ़ कई आगे जाएगा। अभी केवल 25 साल हुए हैं, आने वाले कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ अपनी कहानी लिखता रहेगा और आने वाले भविष्य में कई जो विकास के आयाम हैं वो भी देखने मिलेंगे। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।